हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पीसीएस चैनल। सभी दोस्तों को नमस्कार। चलिए आज का वीडियो हम लोग डिस्कस स्टार्ट करते हैं। आज हो गया 28 दिसंबर। तो आज की जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसको डिस्कस करेंगे। साथ साथ में हम लोग जो स्टैटिक के पोर्शन है उसको भी कवर करेंगे, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वगैरह हो गया, अदर लीगल बॉडीज़ हो गया, इन सब के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का कि recently which of the following warship were deployed in the Arabian Sea by the Indian Navy amid rising attack on vessels। अभी हाल ही में एक जो इजरायली ऐसा संदेश हुआ था कि इजरायली एक जो शिप आई थी, कार्गो था, उसके ऊपर ड्रोन से अटैक किया गया था। तो उसी के रिगार्डिंग, उसी को सिक्योरिटी वगैरह पर्पज से देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने 3 अपने जो वॉरशिप है वो इंडियन जो ओशियन है, उस इंडियन ओशन की जो अरेबियन सी है, अरेबियन सी में डिप्लॉयड किया है। तो वो कौन कौन से हैं? तो आईएनएस मोरमुगांव, आईएनएस कोची, आईएनएस कलकत्ता, ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑल ऑफ तीनों जहाज को जो इसके अंदर डिप्लॉय किया है। ठीक है, तो इसमें के जो ये रेड सी के पास जो अरेबियन सी है वहाँ पे इस चीज़ को डिप्लॉय किया गया है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि यहाँ पर रेड सी और स्विच कनाल वगैरह क्या है। तो अगर यहाँ पे देखिएगा तो ये मेडिटेरियन सी है। ठीक है, अगर इंडिया जो अगर अपना ट्रेड करता है तो मैक्सिमम ट्रेड जो किसके थ्रू होता है, तो लगभग ये मेडिटेरियन सी और रेड सी के साथ होता है। रेड सी में अगर यहाँ पर देखिएगा तो बाल ऑफ मंदेव एक स्ट्रेट है। ठीक है, बाल ऑफ मंदेव एक स्ट्रेट है जो कि गल्फ ऑफ एदन और रेड सी को ज्वाइन करता है। और यहाँ से जब गल्फ ऑफ एदन से आगे बाहर निकलेगा तो ये अरेबियन सी है। अरेबियन सी जो कि जो इंडियन ओशन का एक भाग है। ठीक है, ये एरिट्रिया होगा, जिबूती हो गया, यमन, सूडान, ये सारे क्या है, ये रेड सी से टच करते हुए कंट्रीज हैं। ठीक है, तो इसी के लिए जो लॉन्च किया गया। तो यहाँ पे और देखिए ये क्या है, पर्शियन गल्फ। क्या है ये? पर्शियन गल्फ है, ये हमारा पर्शियन गल्फ है। और यहाँ पे ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। तो पूछ रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किस किस के बीच में है? तो पर्शियन गल्फ और ये जो ओमान की खाड़ी है इनके बीच में क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। और वहीं पर अगर कहे बाब मंदेव कहाँ पर है, तो बाब मंदेव कहाँ पर है? रेड सी और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में बाब मंदेव आता है। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग ये किया गया था। तो अगर जिबूटी की बात करेंगे तो यहाँ पर एक इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश की थी। कब की थी? तो 2019 के अंदर। ठीक है, और हाल ही में जो यूएसए नेवल जो है उन्होंने एक ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्डन स्टार्ट किया था। कहाँ पर? तो इस रीजन के अंदर ही स्टार्ट किया गया था। अगर हम रेड सी के बारे में जानेंगे तो देखते हैं कि ये वर्ल्ड का जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इनलेट ओशियन है जहाँ से ट्रेड होता है। ठीक है, बिटवीन का अफ्रीका और एशिया के बीच में यहाँ पर ट्रेड होते हैं। लगभग वर्ल्ड की 12% जो ग्लोबल ट्रेड है इसी के थ्रू होता है। ठीक है, और ये अरेबियन सी को ज्वाइन करते हुए कहाँ पर जुड़ता है? तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साथ जुड़ा रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये देखिए क्या है, ये रेड सी क्या है, इधर ये कौन सा एरिया है? तो ये आपका जो अफ्रीकन रीजन हो जाता है। और ये आपका कहता है एक तरह का ये तो एशिया का रीजन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विथड्रॉ फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। जो ओपेक कंट्री से अभी कौन कंट्री जो विद्रॉ कर ली है? ईरान, बी अफ्रीका, सी कुवैत और डी अंगोला। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका डी होगा, जो ये वहां से विद्रॉ कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो ओपेक जो है कब बना था? तो ये बागदाद कॉन्फ्रेंस जो हुआ था 1960 के अंदर, वहां पर इसकी स्थापना हुई थी। भाई जो फाउंडर मेंबर कौन कौन थे? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया और वेनेजुएला, ये इसके फाउंडिंग मेंबर थे। ठीक है, ये इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है, अगर मेन ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो क्या होता है? इसकी मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो पेट्रोलियम की जो प्राइसिंग है उसको यूनिफाई किया जा सके, और जो जो भी स्टेबल प्राइस है पेट्रोलियम का वो वर्ल्ड के अंदर रखा जा सके। अगर इसकी हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो कहाँ पर है? तो ये वियना के अंदर है। क्या? अब इसमें अगर और भी मेंबर देखें कि अभी कौन कौन से मेंबर है, तो अल्जीरिया है, इक्वेटोरियल गिनी है, गैबोन है, लीबिया है, नाइजीरिया है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और यूनाइटेड अरब अमीरात, ये सारे इसके मेंबर हैं। अगर ओपेक की सिग्निफिकेंस की अगर हम लोग बात करें तो वर्ल्ड की लगभग 80% जो क्रूड ऑयल का ट्रेड होता है जो इन्हीं कंट्री के द्वारा किया जाता है। और
अभी जो हाल ही में कुछ दिनों से चर्चा में चल रहा है ओपेक प्लस, जो ओपेक प्लस अगर देखेंगे तो ये रिप्रेजेंट करते हैं अराउंड 40% ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन की 40% को ये रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन है स्टैंडिंग कमिटी ऑन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट किया है जिसके अंदर कहा गया है कि जो इंडियन ऑयल जो क्रूड ऑयल कंजप्शन कर रहा है, ठीक है, 2023 में, तो ये लगभग कितने के अराउंड ये इंडिया जो है हर साल इंपोर्ट करती है। जो 2023 के अंदर इंपोर्ट किया है तो कितना किया है, तो ये 87 के आसपास ये इंडियन इंपोर्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा कि जो मिडल ईस्ट जो है हमारे रीजन के लिए, इंडिया के लिए एक इम्पोर्टेंट जो हाइड्रोकार्बन का इंपोर्ट करने का एक मेजर सोर्स है। अगर इस रिपोर्ट की बात माने तो लगभग 80% ऑफ द क्रूड ऑयल कंजप्शन इन 2022 एंड 23 में अगर कहें तो कहाँ से हुआ है, तो ये इन्हीं कंट्री से हुआ है, मिडल ईस्ट इकोनॉमी से। नेक्स्ट देखते हैं, हु इज द ओनली इंडियन एथलीट इंक्लूडेड इन द फोर्ब्स लिस्ट ऑफ हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट 2023। जो हाईएस्ट फीमेल एथलीट 2023 में जो ओनली इंडियन जो इसके अंदर आए हैं तो कौन है? ए रानी रामपाल, बी पीवी सिंधु, डी आदित्य अशोक और सी हो गया आदित्य अशोक और डी मनिका बत्रा। तो कौन है इसके अंदर लिस्टेड हुई है? तो पीवी सिंधु लिस्टेड हुई है इसके अंदर। कौन? पीवी सिंधु। अगर रानी रामपाल की बात करेंगे तो ये इंडियन हॉकी प्लेयर के एक खिलाड़ी है। वहीं आदित्य अशोक की बात करें तो ये गोल्फ से रिलेटेड है। क्या? गोल्फ से रिलेटेड है। और मनिका बत्रा की बात करें तो ये टेबल टेनिस से रिलेटेड। किससे? टेबल टेनिस से रिलेटेड है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जैसे पीवी सिंधु जो कौन है, तो ये बैडमिंटन स्टार है। पीवी सिंधु हमारे क्या है? बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु है। अगर इसकी अर्निंग की बात करें तो ये 7th पोजीशन पे है। और कितने के साथ? तो 7.1 मिलियन इनकी अर्निंग है हर साल। अगर पहले नंबर पर कहें तो जिम्नास्ट जो सिमना वॉयल्स है वे पहले नंबर पर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि अभी जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट के 2019-22 के जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग देखें तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इसके अकॉर्डिंग कहता है कि 59.1% जो एडोलेसेंट गर्ल है सफरिंग फ्रॉम एनीमिया। उसके बाद है 57% ऑफ वुमेन 15 से 49 साल की उम्र की जो महिलाएं हैं वो सफरिंग होती है एनीमिया से। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? ए ओनली ए, बी हो गया ओनली 2, सी हो गया ओनली 1 एंड 2 और डी हो गया 1 नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों जो पॉइंट है ये सही कहा गया एनीमिया के बारे में। ठीक है, तो अगर हम एनीमिया की बात करें तो इसमें क्या होता है कि हीमोग्लोबिन की कमी होता है। अगर हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो ये एक प्रोटीन होता है जो रेड सेल के अंदर, जो हमारा ब्लड होता है, दो होते हैं, रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल। तो रेड ब्लड सेल के अंदर ये पाया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं जहाँ लंग्स से लेकर जाते हैं और बाकी अदर जो हमारे ऑर्गन्स है वहाँ पर इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये मेनली जो इफेक्ट करता है किसको? वुमेन और चिल्ड्रन को ये मेनली इफेक्ट करता है। और ये डाटा जो दिया हुआ है बिल्कुल सही है। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली जो एक मिशन डिस्कस किया गया, मिशन इन्वेस्टिगेशन एट द रेट 75 डेज, ये कौन से स्टेट से रिलेटेड है? तो राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश और डी बिहार। तो कहाँ से है? तो ये बिहार से रिलेटेड है। क्या? डी बिहार से ये रिलेटेड है। एक मिशन लॉन्च किया गया है कि बिहार पुलिस के द्वारा ये लॉन्च किया गया, जिसमें कहा गया है कि वो इन्वेस्टिगेशन जो 75 डे एक प्रोग्राम चलाएंगे जिसके तहत 1 जनवरी से नेक्स्ट ईयर में जो भी जो केसेस वगैरह एफआईआर वगैरह दर्ज होता है उसे विद इन द ईयर 75 के डे के अंदर उसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, विद इन 75 डे। तो इसके लिए तो एफआईआर का फुल फॉर्म देख लीजिए, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, इसे एफआईआर कहा जाता है। तो ये कौन से गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है? तो बिहार गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, जिसमें बिहार पुलिस के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो हु हैज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। तो बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के अगर कहेंगे तो कौन चेयरमैन चुने गए हैं? तो ए हो गया माधवी प्रभुज, बी हो गया डॉक्टर एस ए दावे,
पी हो गया प्रमोद अग्रवाल और डी रेवंज अजहर। तो ये राइट आंसर इसका क्या होगा? प्रमोद अग्रवाल जो है 17 जनवरी से इसका चेयरमैन बनेंगे, जो अपॉइंट किए जाए कहाँ? 17 जनवरी से, ठीक है। अगर रेवुना अजहर की बात करेंगे तो ये इजराइल के जो एम्बेसडर है अपॉइंट किए गए हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। एस दामी की बात करेंगे तो ये सेबी के पहले चेयरमैन रह चुके हैं। माधवी पुरोहित की बात करेंगे तो ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ये अपॉइंट किए जा रहे हैं सेबी के प्रमोद अग्रवाल जो है 17 जनवरी से ये अपॉइंट होंगे, ठीक है। अगला है वीर बाल दिवस, हर साल कब मनाया जाता है? तो ये 26 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है वीर बाल दिवस के रूप में, ठीक है। यहाँ इस दिन क्या होता है, गुरु गोविंद सिंह के जो 4 पुत्र थे उन्हीं के शहीदी के अवसर पर मनाया जाता है इस दिन को वीर बाल दिवस के अवसर के रूप में, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से ये 4 थे? तो साहिबजादा थे, इनको साहिबजादा के नाम से जाता है, बाबा अजीत सिंह और बाबा जोहार सिंह, ठीक है। इनको 1704 के अंदर मुगल जो फोर्स थे वहाँ पर इनको शहादत प्राप्त हुई थी, ठीक है। उसके बाद अगर बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की बात करें तो ये यंगर शहजादे थे, इनको जिंदा जो है दीवार में चुनवा दिया गया था, किसके द्वारा? तो वजीर अली खान के द्वारा, ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो इस्लाम धर्म को अपनाने से मना कर दिए थे, ठीक है। और गुरुद्वारा श्री फतेहगिरी साहिब जो है ये इन्हीं 4 लोगों को डेडिकेटेड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन की एमएसपी से रिलेटेड है कि कौन से स्टेटमेंट इससे रिगार्डिंग सही है? तो फार्मर कैन डिमांड द एमएसपी एज ए मैटर ऑफ राइट, ए है। सेकंड ऑप्शन है पल्सेस कंस्टिट्यूट द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रॉप्स अनाउंस अंडर द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सी ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन है शुगर केन, कॉटन, कोपरा एंड रॉ जूट आर कमर्शियल क्रॉप्स कवर अंडर द एमएसपी। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसमें अगर देखेंगे तो ओनली 3 स्टेटमेंट सही है। कौन सा? तो ये चारों क्रॉप को, कमर्शियल क्रॉप को भी एमएसपी के अंदर शामिल किया गया। पल्सेस नहीं है, और भी प्रोडक्ट है जिसमें मैक्सिमम है। फार्मर के ये एक जो ये मैटर ऑफ राइट नहीं है, ठीक है। तो ये राइट इसका रॉन्ग हो गया, तो राइट आंसर आपका डी होगा। अगर यहाँ पर हम बात करेंगे तो टोटल 23 एमएसपी जो क्रॉप्स है उसको एमएसपी दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें 7 जो सीरियल्स होते हैं जैसे कि पैडी हो गया, वीट हो गया, मेज, बाजरा, ज्वार, रागी और बार्ली, ये 7 सीरियल प्रोडक्ट को दिया जाता है। साथ साथ में 5 जो पल्सेस होते हैं जैसे चना हो गया, तूर, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर, इनको भी दिया जाता है। और साथ साथ में जो 7 ऑयल सीड है जिससे हम लोग वो ऑयल वगैरह बनाते हैं, जैसे मस्टर्ड हो गया, रैपसीड हो गया, ग्रेडनट हो गया, सोयाबीन हो गया, सनफ्लावर हो गया, सीसम हो गया और सैफलॉवर जो हो गया और निगरा सीड, इनको भी दिया जाता है। साथ साथ में 4 कमर्शियल क्रॉप जो है शुगर केन, कॉटन, कोपरा एंड रॉ जूट को भी दिया जाता है। एमएसपी जो है क्या है कि इंडिकेटिव प्राइस है। क्या एमएसपी एक इंडिकेटिव प्राइस है, ये इसका कोई स्टेचुरी जो बैकलेगिंग नहीं दिया गया है, ठीक है। और एमएसपी जो है डिसाइड करता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा इसे लागू किया जाता है, और रिकमेंड जो करता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर प्राइसिंग के द्वारा इसे जो रिकमेंड किया जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। नालसा के बारे में कही गया है कि नालसा लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो ये रॉन्ग हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है ये। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज ए पैट्रन इन चीफ, चलो ये राइट हो गया। इन एवरी स्टेट लेजिस्लेचर सर्विस अथॉरिटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूट टू गिव इफेक्ट द पॉलिसी एंड डायरेक्टिव, कि हर एक स्टेट के अंदर एक लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाई जाती है जिससे कि जो हमारे जो पोअर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो ये राइट आंसर हो जाएगा बी 1 एंड 2, ये सॉरी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 एंड 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 एंड 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1987 में एक एक्ट के द्वारा किया गया था। चीफ जस्टिस जो इंडिया जो होते हैं इनके पैट्रन इन चीफ होते हैं, और सीनियर मोस्ट जज जो होता है सुप्रीम कोर्ट का वो इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होते हैं। अगर नालसा की बात करेंगे तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड करवाने के लिए इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी, ठीक है।
तो ये रहा आज का वीडियो। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कल के वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि करंट के जो टॉपिक रहते हैं वो, और साथ साथ में स्टैटिक के जो पोर्शन कवर हो सकते हैं उसको हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।